हेलो दोस्तों। हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे कि बिहार दरोगा BSSC के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है CGL 4 का होगा, और इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो अदर स्टेट में भी जो दरोगा SI का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। या फिर जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस भी एग्ज़ाम में, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है तो जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, तो संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। कब? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, तब। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो अस्थाई सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों सम्मिलित होते हैं, तो ये सही है। और लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, और जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। ये सही बात है, दोनों बात सही है। मतलब इसमें दो सेकंड स्टेटमेंट में दो बातें कही गई है, ये दोनों सही हैं। क्योंकि लेखा अनुमोदन कब पारित किया जाता है? लेखा अनुदान ये जब बजट को पारित, मतलब कि संसद द्वारा पारित नहीं किया कर दिया जाता है, तब तक व्यय नहीं किया जा सकता। तो लेखा अनुमोदन द्वारा सरकार को कुछ खर्च करने के लिए, व्यय करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही लेखा अनुमोदन होता है। और जबकि अंतरिम बजट, जब सरकार इलेक्शन में जाती है तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है सरकार के द्वारा। क्योंकि अगर मान लीजिए 2024 का इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन, तो उस समय सरकार को जब मतलब कि जून जुलाई तक सरकार गठित हो जाती है, तो उस समय तक के लिए ही, अगर फरवरी में 1 फरवरी को अगर बजट पेश किया जा रहा है, ठीक है, तो जून जुलाई तक ही जब नई सरकार आएगी तो उसके लिए तक ही बजट पैसे वो देने होते हैं करने के लिए। पूरा साल का बजट नहीं तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उस समय अंतरिम बजट आता है। तो उस समय आय और व्यय, मतलब आवती और व्यय दोनों उसमें होते हैं अंतरिम बजट में। और लेकिन लेखानुमोदन ये जब बजट को, मतलब कि जो व्यय होता है उसमें जब तक पारित नहीं कर दिया जाता, तो उसके खर्च के लिए लेखा अनुमोदन द्वारा सरकार को पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो दूसरा सही हो जाएगा आंसर, तो केवल 2 सही होगा। ध्यान रखेंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ आएगा। बजट प्रक्रिया संपन्न होने, अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित नीति से धन निकालने हेतु लेखा अनुमोदन, वोट ऑन अकाउंट, संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय का पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। लेखा अनुदान अस्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री आम चुनाव की घोषणा तब तक
हो चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ने 2009-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध के अनुसार रखा जाता है। अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है भारतीय संसद के समक्ष। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष अर्थात लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वित्त विधेयक यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। डी आंसर सही होगा। देखिए, आयोग के प्रश्न पत्र में हिंदी संस्करण में वित्त विधेयक लिखा गया है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में मनी बिल लिखा गया है। अतः इस प्रश्न पर आयोग का आशय धन विधेयक से है, ना कि वित्त विधेयक से। ठीक है, ये यहाँ पे वित्त विधेयक नहीं, धन विधेयक से आशय है, धन विधेयक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक जो मनी बिल होता है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ वित्त विधेयक लिखा गया है लेकिन इसका आशय है धन विधेयक से। ये जिस आयोग में मतलब कि यूपी में पूछा गया था क्वेश्चन, तो उस अनुसार धन विधेयक मनी बिल इंग्लिश में लिखा गया था, तो इंग्लिश के टर्मोलॉजी के अनुसार ही आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, या फिर कई बार विवाद होने पर क्वेश्चन को हटा भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं। तो सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं क्या? तो बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर बजट पर चर्चा होता है, विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है और फिर वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। लेखानुदान तो जब वित्त विधेयक को पारित करना होता है तो क्या बोलते हैं, कुछ पैसे खर्च करने के लिए लेखानुदान के अनुसार दिया जाता है। तो ये वित्तीय विधायन के चरण सम्मिलित हैं क्या क्या? तो बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना। तो 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 5 होगा, आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5। देखिए एक्सप्लेनेशन। बजट प्रस्तुतिकरण ये सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित क्या है? तो बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण हैं। ठीक है, जबकि लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवादा अनुदान अनुच्छेद 116 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है,
लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादा अनुदान अनुच्छेद 116 इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। सामान्य वित्तीय विधायन के चरण में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। किस किस में? तो एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, नवीन राज्य का मतलब नए राज्य का गठन किया जाना है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो तो इसमें भी, और राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी विधेयक पर तो इसमें भी, और धन विधेयक पर तो इसमें भी। और ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो तो इसमें भी ये भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सभी में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। तो डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। प्रश्नगत सभी विकल्पों में प्रस्तुत विधायन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इनमें संघीय बजट से संबंध किसका है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, ठीक है। कटौती प्रस्ताव का, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कटौती प्रस्ताव का। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है, ठीक है। और कटौती प्रस्ताव, तो कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं। और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार का होता है: प्रतीक कटौती, नीति कटौती और मितव्ययिता कटौती, ठीक है। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। प्रतीक कटौती मतलब सांकेतिक कटौती, नीतिगत कटौती और मितव्ययिता कटौती होता है, ठीक है। ये बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं होता, वे मात्र कमी कर सकते हैं, ठीक है। कटौती प्रस्ताव में बजट पेश होने के बाद होता है, ठीक है। तो ये क्या है? संघीय बजट से संबंधित है कटौती प्रस्ताव। और निंदा प्रस्ताव तो ये नीतियों के खिलाफ निंदा किया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कोई सार्वजनिक महत्व का जो विषय होता है तो उसके लिए लाया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव क्या है? स्थगन प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है, ठीक है। किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इन शब्दों से, टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। नीतिगत कटौती या फिर कटौती प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये क्या है और उसका ऑप्शन बना करके दे दिया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो लोकसभा के स्पीकर मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए।
लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, क्योंकि यह वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति जो है वित्तीय समिति है, साथ ही यह समिति लोकसभा की समिति है, लोकसभा की समिति है। यह राज्यसभा के सदस्य इसमें संयुक्त होते हैं, जिससे समिति सुदृढ़ हो जाता है। ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं इसमें लोक लेखा समिति में। कैसे? तो 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। टोटल सदस्य 22 होते हैं। 15 5 20 2 22 मतलब 7, 15 + 7 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहाँ? तो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? लोक लेखा की संसदीय समिति, लोक लेखा की संसदीय समिति जो है, लोक लेखा समिति जो है, इसके बारे में है क्या कथन सही है ये पूछ रहा है। तो लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। नहीं, ये लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 22 सदस्य हैं और 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोटल 22 सदस्य होते हैं और ये बोल रहा है कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य नहीं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य होते हैं। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करना, मतलब सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तो ये सही है, विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब लोक लेखा समिति। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। जो कैग होता है, कैग की रिपोर्ट की भी जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है ये लोक लेखा समिति। तो ये भी सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्यों सहित कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक की वयस्क होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, जिसे 1989 का अधिनियम 21 पढ़ा गया, द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। ठीक है, जो 61वां संविधान संशोधन लाया गया था उसी के द्वारा जो मतदान की आयु थी, मताधिकार का आयु, उससे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और यह संशोधन 28 मार्च 1989 से लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार कि मताधिकार का जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया, किस संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। ठीक है, और ये प्रभावी कब हुआ? तो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। ध्यान रखेंगे डेट को भी थोड़ा कि कब से प्रभावी हुआ। 1989 से प्रभावी हो गया था 61वां संविधान संशोधन और 18 वर्ष आयु निर्धारित कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मताधिकार की आयु। ठीक है, तो वही वयस्क लोग, मतलब 18 वर्ष की आयु में वयस्क
हो जाते हैं लोग, ठीक है, वही लोग मतदान के अधिकारी होते हैं, मतलब वो मतदान कर सकते हैं चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करती है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये चुनना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, योजना आयोग के सदस्य और योजना आयोग का सचिव शामिल होते हैं। अतः केंद्रीय वित्त मंत्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होता है। ये जब योजना आयोग थी तब की स्थिति है, अब नीति आयोग आ गया है योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो सही बात है, ये अब सिर्फ विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था संपत्ति का, लेकिन इसको अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। और तो ये गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत। राज्यसभा मतलब सही हो गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब सही बोल रहा है, अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो सही है। और राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो ये भी सही है। धन विधेयक को नहीं रोक सकती, लेकिन वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये सही है, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों सही हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया था। तो पंथ निरपेक्ष तो जोड़ा गया था, लेकिन लोकतांत्रिक तो पहले से ही था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। और चौथा देखते हैं ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा सही, ए आंसर हो गया सही। यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, देखिए ठीक से समझिएगा, यदि कोई वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि यदि कोई वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है, तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है, ध्यान रखेंगे इसको। धन विधेयक को नहीं रख सकती है, लेकिन जो वित्त विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसको रोक सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। अतः कथन 3 गलत है।
संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विवाद को सुलझाया जाता है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क या 300 ए बना दिया गया है। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर ए सही होगा, मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है। तो लोकसभा और राज्यसभा कुल, तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, तो कुल टोटल 22। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। यह केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों के लेखाओं की जांच कर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी जो होती है, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी प्राक्कलन समिति जो होती है, ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ठीक है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं, सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं प्राक्कलन समिति में। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, इन सभी में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और डिटेल्स कुछ पता चलेंगे। ठीक है, आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्न और जटिल प्रकार का बल्कि मात्रा में भी अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। संसद के पास इस कार्य को निपटाने के लिए सीमित समय होता है, इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर जो उसके समक्ष आते हैं गहराई के साथ विचार नहीं करती। अतः संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है। उन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। ठीक है, संसद के पास मतलब कि कार्य करने के लिए उतनी बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, इसलिए संसदीय समितियों के पास कुछ कार्य भेजे जाते हैं और वो उस तरह से उन पर विचार विमर्श करके और रिपोर्ट उस तरह से देते रहती हैं। ठीक है, कार्य करती हैं। इसमें कौन कौन सी समितियां हैं? देखिए, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति में सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। ठीक है, इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। प्राक्कलन समिति के बारे में देखते हैं। प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी, इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। ये सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति और इसमें सारे सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। इस समिति में
सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। यह प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव भी देती है। ठीक है। और सरकारी उपक्रम समिति के बारे में देखते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्षीय होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। ध्यान रखेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है ये सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति भी करती है और ये भी करती है। सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। ठीक है। सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। याचिका समिति के बारे में देखते हैं। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है। ध्यान रखेंगे, याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। इसका कार्यकाल पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, याचिका समिति का कार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों ठीक से करते चलेंगे ताकि आसपास से क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे ना। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? तो इनमें से कौन सा जो है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? तो वो है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? तो वो भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है। ठीक है, बी आंसर होगा। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह संघ तथा राज्य दोनों लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। साथ ही उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या भी देख लें। ठीक है, ये संघ तथा राज्य के लेखाओं की परीक्षण का कार्य करता है कौन? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? अस्थायी समितियों में तो 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। ठीक है, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ध्यान रखेंगे इसको, ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली समिति अस्थायी समिति एवं दूसरी समिति तदर्थ समिति के नाम से जानी जाती है। अस्थायी समिति में भी विषयों के आधार पर कई समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति। अपवाद स्वरूप कुछ समितियों को छोड़कर लगभग सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्रमशः 2 और 1 का होता है। ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात 2 और 1 के अनुपात में होता है संसदीय समितियों में। ठीक है, कुछ अपवाद है, जैसे कि प्राक्कलन समिति, इसमें सिर्फ लोकसभा से सदस्य होते हैं, 30 सदस्य, सबसे बड़ा समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव के
स्थगन प्रस्ताव को के क्षेत्र को सीमित किया है। ठीक है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ये स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। स्थगन प्रस्ताव के समान ही है, सदृश ही है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में निंदा का पक्ष नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तो तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है वो देखना है। तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, सही है। और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये पहला और तीसरा सही होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, 1 और 3 सही। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में केवल 20 प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। अभी आपने पीछे देखा था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया था, अभी आपने देखा था। ठीक है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। यही सही है, ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर जिस पर तुरंत विचार करना आवश्यक हो, संसद के किसी सदस्य के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सही है? तो कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। कैबिनेट सचिव के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है? तो नहीं, ये गलत हो गया। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा सही है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है, मतलब हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रालय प्रदान किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से प्रदान किया जाता है। ये है कहने का मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को मंत्रालय दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर दिया जाता है।
तो बी आंसर सही है। दूसरा सिर्फ सही है, दूसरा, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर होगा केवल दूसरा, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ आएगा, इसको ठीक से देखेंगे। कैबिनेट सचिव जो होते हैं, कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेना अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों के विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। ठीक है, मतलब जो कैबिनेट सचिव होता है, मंत्रालयों के विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो कथन एक गलत और दो सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। ठीक है, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्रालय दिया जाता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है वो सरकार से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की प्रभुसत्ता प्रतिबिंबित होती है, तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबिंबित होती है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबिंबित होती है, तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबिंबित होती है, बी आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संसद की संप्रभुता। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, कोई भी अगर विधि बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, तो वो मौलिक ढांचे को अतिक्रमण न कर दे, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय उस विधि का न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह 13 मई 2002 को मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना प्रथम लोक सभा चुनावों के पश्चात 13 मई 1952 को जो प्रथम लोकसभा के चुनावों के पश्चात 13 मई 1952 को के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, 50 वर्ष पूरा होने के लिए 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? तो वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? तो वो थे विट्ठल भाई पटेल थे, बी आंसर होगा। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल थे। केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1925 से 28 अप्रैल 1930 तक था, मतलब 1925 से 1930
2030 तक इनका कार्यकाल रहा था विट्ठल भाई पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 कथन दिए गए हैं, कौन सही है वो चुनना है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, सही चुनना है। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही बात है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? नहीं, गलत हो गया ये, क्योंकि लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसमें व्यापार वाणिज्य से मतलब उद्योग व्यापार जगत से कहाँ आ गए, तो गलत हो गया। तो पहला आंसर सही होगा, मतलब ए आंसर, मतलब केवल एक सही होगा, ए आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन असत्य चुनना है। ठीक है, असत्य चुनना है, तो असत्य कथन को चुनना है। इसमें से 3 कथन दिए गए हैं, देखिए इसमें, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। ये सही कथन हो गया, क्योंकि लोक लेखा समिति इसमें लोकसभा से भी राज्यसभा से भी सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा से दोनों। तो मतलब लोकसभा में भी लोक लेखा समिति में भी और सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी राज्यसभा से सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन जो समिति होता है उसमें सिर्फ केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं। तो यही बोल रहा है, तो ये पहला सही हो गया। और लेकिन कथन मतलब असत्य पूछ रहा है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्वचन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, तो ये गलत है। और विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है। परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं, तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 असत्य कथन है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा असत्य है। ठीक है, इनमें से असत्य कथन असत्य चुनना ही था, तो 2 और 3 बी आंसर सही हो जाएगा, 2 और 3 असत्य है। देखिए एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ आएगा। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति का आकलन समिति एस्टीमेट कमेटी में केवल लोकसभा से 30 सदस्य लिए जाते हैं। इस प्रकार कथन एक सत्य है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि संसदीय कार्य मंत्री के निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोग आदि में मनोनीत करता है। अतः कथन 2 और 3 असत्य है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आकलन समिति में ना, प्राक्कलन समिति या आकलन समिति या एस्टीमेट कमेटी इसको बोलते हैं, तो सी हो जाएगा। इसमें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसमें जो 30 सदस्य होते हैं वो सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति या प्राक्कलन समिति को ही आकलन समिति या एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है। तो सार्वजनिक लेखा समिति जो होती है, सार्वजनिक लेखा समिति
सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति ही इसको बोलते हैं, ठीक है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, किसको? तो संसद को प्रस्तुत करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ही है ये सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति, अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर लोक लेखा समिति बनती है, मतलब सार्वजनिक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक व्ययों पर संसदीय नियंत्रण का यह एक प्रभावी माध्यम है। यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट को आधार मानकर छानबीन करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, कम से कम एक ग्रुप में, ताकि इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाता रहे और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके, ठीक है दोस्तों। अभी टीचर्स की भी वैकेंसी आने वाली है और BSSC के द्वारा जो CGL 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर इंटर लेवल का भी होगा, फिर अदर स्टेट में भी SI वगैरह का एग्ज़ाम या फिर PCS का एग्ज़ाम होते ही रहते हैं। तो उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे उसके लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको लेक्चर अनुसार ही बनाया जा रहा है, L1 L2 ऐसे करके लेक्चर वाइज ही बनाया जा रहा है, मतलब सीरियल में। तो उसी अनुसार देखा कीजिए सारे वीडियो को। अभी प्लेलिस्ट में और भी अवेलेबल है, हिस्ट्री का अवेलेबल है, ज्योग्राफी अवेलेबल है, पॉलिटी बन रहा है और BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं उसका अभी तक मैंने 9 साल का पेपर का वो वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। 9 साल का पेपर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, उसको भी जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।